हेमंत जी, देखिए ये बात अब पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है। संतोष जी खुलकर कह रहे हैं कि अंदर की गलती थी, पार्टी टूट गई, लेकिन अजित पवार जानते हैं कि आगे भविष्य किसके साथ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा और पूरी पार्टी उनके साथ है। यही कॉन्फिडेंस अजित पवार का भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि सब मतलब सब, मुझे सबका आशीर्वाद है। 2 महीने पहले एक मराठी चैनल पर ने उनका पब्लिक इंटरव्यू लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। उन्हें पूछा गया कि कब बनना है, अभी बनना है, ऐसा उन्होंने कहा। ही इज वेरी एम्बिशियस। और 2004 में जब एनसीपी के ज्यादा एमएलए चुन के आए थे, फिर भी कांग्रेस को उन्होंने मतलब शरद पवार जी ने चीफ मिनिस्टरशिप दिया, तो वो बात उनको खटक रही थी। उनको खुद 2004 में ही चांस था। देवेंद्र जी हर वक्त बोल रहे थे कि आपको सीएम बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो ये एक ही इज वेरी ओवर एम्बिशियस, यही एक बात है। दूसरा मतलब देश महाराष्ट्र का विकास ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि इरिगेशन स्कैम में उनका नाम आया था, और विनोद तावड़े जी और देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि 70,000 करोड़ स्कैम। मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले वही एलिगेशन किया। तो वो जिस एलिगेशन उन पर है, सुनील तटकरे जी पे है, वो 2 इरिगेशन मिनिस्टर थे दोनों, तो फिर भी उनको ले लिया गया। और उसके बारे में मतलब ईडी का ये सवाल है ही, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का सवाल है, हसन मुश्रीफ के अगेंस्ट में है, छगन भुजबल जी है, उसमें आदित्य तटकरे है, कई नाम आए। शरद पवार जी ने भी उनके सब नाम लिए कि उनके पीछे इंक्वायरी लगी हुई है। तो उससे बचने के लिए भी उन्होंने किया था। जब इरिगेशन स्कैम में मतलब जो और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो स्कैम था, उसमें उनका नाम मतलब कैंसिल किया गया, तब जब प्रेस में यह सब आया तो अजीत दादा ने बोला कि ऐसा नहीं है, क्लीन चिट मुझे नहीं मिली है, शायद आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने खुद कहा था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट का नेशन डेवलपमेंट का कुछ सवाल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अजीत दादा के साथ जो सारे मिनिस्टर्स है वो एक्सपीरियंस मिनिस्टर है। शिंदे जी के गुट के जो मिनिस्टर्स है वो इनकॉम्पिटेंट है और उन पर करप्शन के चार्जेस लगे हुए। इसलिए ये फडणवीस और शिंदे जी का गवर्नमेंट अच्छी तरह से चलने के लिए एनसीपी की उनको मदद होगी। समीर जी, क्या आप भी यही बात मानते हैं जो हेमंत जी मान रहे हैं कि ये ओवर एम्बिशियस होना अजित पवार का है, इसमें कोई राष्ट्रहित नहीं या कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी से उनके साथ आ गए हैं? बिल्कुल, वो हमेशा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनना चाहते हैं। और हेमंत देसाई जी जो बात कह रहे हैं 2004 के, वो बिल्कुल सही है। उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस को 69 एमएलए आए थे और कांग्रेस का 71 एमएलए थे, 2 एमएलए कांग्रेस के ज़्यादा थे। अजित पवार चाहते थे कि उस समय मुख्यमंत्री पद लिया जाए और कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने उस समय दिल्ली की राजनीति का ज़्यादा ध्यान रखा और दिल्ली में अपने लिए एक एक्स्ट्रा कैबिनेट बर्थ ले ली और महाराष्ट्र में भारतीय जनता कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद दिया। यही 2014 में हुआ था, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट प्रूव करना था देवेंद्र फडणवीस को। उस समय शिवसेना ने समर्थन नहीं किया था, उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट पे समर्थन दिया था देवेंद्र फडणवीस को। तो उस समय भी अजित पवार चाहते थे कि हमें सरकार में शामिल होना चाहिए। तो अजित पवार तो हमेशा महत्वाकांक्षी रहे। आप देखिए छगन भुजबल पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के। अजित पवार के प्रेशर के कारण शरद पवार को उनको हटा के अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था और छगन भुजबल को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा था। तो अजित पवार की महत्वाकांक्षा बहुत है। आज उप मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब जो मराठा नेता महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बड़ा महाराष्ट्र का मराठा नेता है, एकनाथ शिंदे या अजित पवार, इनकी आपस की लड़ाई मुझे लग रहा है आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता देखेगी। विश्वास जी, ये बात तो आपके विरोधी भी कह रहे हैं और ये बात चर्चाओं में निकलकर सामने आ रही है कि ले तो आए आप साथ, लेकिन आने वाला समय ऐसा तो नहीं आपके लिए मुश्किलों भरा हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे? संजय राउत तो खुलकर बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे को आपको साइड करना है, इसलिए एनसीपी का सहारा चाहिए। आप संजय राउत का रेफरेंस लेकर अगर डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन में कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जो भी हमारे साथ आता है वो हमारे नीतियों से घुल मिल जाता है और हमारे डिसिप्लिन में आ जाता है, हमको उसकी चिंता नहीं है। देखिए, वो आने के बाद में हमने जो भी कुछ कमिटमेंट दिया है वो कमिटमेंट हम फुलफिल करते हैं। जैसे बिहार में हमारी सीटें ज्यादा रहने के बावजूद हमने नीतीश बाबू को हमने मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए बीजेपी जो है वो कमिटमेंट वाली पार्टी है।
जहां तक आज का जो सवाल है, अजित पवार यह अपने ओवरऑल जो शरद पवार की पॉलिसी थे उससे पक गए थे और राहुल गांधी का नेतृत्व भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका मोदी जी का नेतृत्व अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए वो आए हैं। इसलिए हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस और हमारे डिसिप्लिन में काम करे, ऐसे हमारी अपेक्षा रहेगी। ठीक है, आप बेशक कह रहे हो कि संजय राउत की बात पर डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष के नेता हैं, इस बात को आप भी नहीं टाल सकते पाठक जी, तो जवाब तो आपको देना होगा अगर विपक्ष आपसे कोई सवाल पूछेगा। ये कह के थोड़ी ना बचा जा सकता है। हेमंत जी कुछ ऐड कर रहे हैं इसमें, बोलिए हेमंत जी जल्दी से। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अजय दादा पवार ने बहुत सारी प्रेस की थी, उन्होंने कई बार प्रेस की, और एकनाथ शिंदे पर उन्होंने कल परसों क्रिटिसाइज किया था एकनाथ शिंदे जी को, उनको ही टारगेट कर रहे थे वो, देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं, एकनाथ शिंदे को, मतलब कई मुद्दों पे उन्होंने टारगेट किया। और ये मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी, मतलब अभी वो दूसरी बात कह रहे तो मतलब विश्वास कैसे रखेंगे हम? जनता इतनी मूर्ख नहीं है ना, ये तो सोचना पड़ेगा। बीजेपी कितना क्रिटिसाइज कर रही थी अजीत दादा पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।